वेलकम बैक नाजरीन। वैसे तो पाकिस्तान में रोज़ाना ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है कि उसके बाद आपको गुज़िश्ता कल की खबर जो है वो याद नहीं रहती। बहुत सारी खबरें इतनी स्पीड से आ रही हैं और इतने वाक़यात और इतनी उलझनें हैं हमारी लाइफ में कि बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। लेकिन मैं आपको एक वाक़या याद दिलाना चाहूँगा। मलीर के एक नौजवान नाजिम जोखियों को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। वो वाक़या आपको याद होगा। और नाजिम जोखियों का कसूर ये था कि उसने ताकतवर लोगों को गैर कानूनी शिकार से रोकने की कोशिश की थी, उन्हें मना किया था। और उनके साथ जो गैर मुल्की उनके मेहमान थे उनको भी उन्होंने मना किया था कि ये शिकार ना करें। और इस पादाश में उसने उस नौजवान से ये गलती हुई कि उसने वीडियो बनाई और वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। जब सोशल मीडिया पर यह बात आई तो उसके बाद फिर सवालात उठना शुरू हुए और फिर मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ लोग जो है वो जागना शुरू हुए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस नौजवान पर शदीद दबाव डाला गया, उसे धमकियां दी गई। इसका भी इजहार उसने अपने कत्ल से 1 या 2 दिन पहले एक वीडियो में उसने बताया कि उसे कौन कत्ल की धमकियां दे रहा है। और इस सारे केस में जो मुलव्वस पाए गए वो MNA और MPA दोनों भाई उसमें मुलव्वस पाए गए, जिसमें जाम अब्दुल करीम और बेजार और उसके साथ साथ जाम अवैस बेजार जो कि MPA हैं, वो दोनों भाई उसमें मुलव्वस पाए गए। कोर्ट में मामला चला गया और उसके बाद फिर पता चला, एक दिन खबर आई कि जी वर्षा ने उन्हें माफ़ कर दिया। और आपको पता है कि हमारे यहाँ किसी भी केस में माफ़ करने का मतलब क्या होता है। बहरहाल ये बात भी फिर सामने आ गई कि उन्होंने देयत अदा की है। और देयत क्यों अदा की जाती है ये बात भी सबको पता है कि अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए और वो या अपने आप को मुजरिम तस्वुर कर ले तो उसके बाद फिर माफ़ी तलाफ़ी और फिर उसके बाद देयत पे बात चली जाती है। आज मैं आपको ये स्टोरी दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि MPA सिंध असम्बली के रुकन जाम अवैस बेजार की नाअहली के लिए एक लीगल नोटिस भेजा जा चुका है स्पीकर सिंध असम्बली जनाब आगा सिराज दुरानी साहब को। और ये लीगल नोटिस भेजा है बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने। बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है और मज़ीद तफसीलात हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम शबीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी बैरिस्टर अली साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि आपने इतने अरसे बाद, उस केस के इतने टाइम बाद लीगल नोटिस भेजा है, तो क्यों भेजा है, किसके बिहाफ पे भेजा है, कौन है क्लाइंट इसके पीछे? देखिए, कोई क्लाइंट नहीं है। हम खुद वजारत खुद, मैं और मेरी टीम, हमने ये फैसला किया कि चूंकि ये बंदा कत्ल कर चुका है और पाकिस्तान के जो कवानीन है उस पर हम लोग कई दफा लिख चुके हैं कि ये इन कवानीन के खिलाफ, लेकिन चले जो भी कानून जैसा भी है वो छूट गया दियत देके 30 लाख रुपए, जिसमें आपको पता है आजकल टोयोटा करोला गाड़ी या होंडा सिटी गाड़ी नहीं आती। 30 लाख रुपए अदा किए थे उन्होंने दियत देके वो छूट गया। तो हमने कहा कि चलो छूट तो गया, लेकिन कम अज कम एट द वेरी लीस्ट हम इसको असेंबली की जो इसकी जो रुकनीयत है उससे तो नाअहल करवाएं। और ये जिंदगी भर के लिए नाअहल होगा, क्योंकि पाकिस्तान पिनल कोड के तहत दियत देना जो है वो एक पनिशमेंट के जमरे में आता है, सजा के जमरे में आता है। और आर्टिकल 62(1)(f के तहत जो है वो एक सजा याफ्ता शख्स जो है वो असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। तो लिहाजा हमने फौरी तौर पे स्पीकर को एक नोटिस भेज दिया। स्पीकर की ये जिम्मेदारी है कि इस नोटिस को आगे इलेक्शन कमीशन को भेजे इन द फॉर्म ऑफ अ रेफरेंस, जो इसको नाअहल करे। और अगर वो नहीं करते तो हम फिर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू करेंगे। तो ये बताइए बैरिस्टर अली साहब के इसमें जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से देयत अदा की है तो वो पनिशमेंट के जुमरे में आता है, तो आपने स्पीकर सिंध असेंबली को नोटिस भेजा है, जबकि ये इस केस में तो दोनों भाइयों का नाम था और दोनों भाई इसमें मुलव्वस थे, एक MNA है और एक MPA है। देखिए, ये एक मैं आपका सवाल बिल्कुल समझ गया हूँ। ये एक सिंध हुकूमत यहाँ पे मौजूद थी और मसला ये हुआ था जी कि वो जो बड़ा भाई जो है कातिल तो वो भी है, लेकिन वो उसको प्रोटोकॉल ऐसा मिला कि उसका वोट चाहिए था वजीर आजम बनने के लिए। और शहबाज शरीफ साहब आपको पता है पूरे 172 वोट से बने थे, उनमें से इनका भी एक वोट था। ये जब दुबई से आए थे तो उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे मुर्तजा वहाब, वो अपनी ऑफिशियल गाड़ी में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इनको लेने गए, एयरपोर्ट से लिया। और जिस पुलिस ने इनको पकड़ना था, क्योंकि ये उस FIR में नामजद थे, उस पुलिस ने इनको प्रोटोकॉल दिया जरदारी साहब के हुक्म के ऊपर
और वो यहाँ हाई कोर्ट तक पहुंचे, हाई कोर्ट से आगे प्रोटेक्टिव बेल ली, उसके बाद उनको इस्लामाबाद लेके जाया गया, नो कॉन्फिडेंस का वोट दिलवाया गया और फिर उनको ये इनाम दिया गया कि पुलिस वालों ने चालान से इनका नाम ही निकाल दिया। और मैं तो परेशान हूं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है कि नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी अपने एडवोकेट के जरिए एक एप्लीकेशन दी हुई थी, उसको नहीं सुना गया, लेकिन पुलिस के मौके को दुरुस्त जो है मानते हुए चालान से नाम जो है वो बड़े भाई का निकाल दिया गया। तो छोटा भाई जो है, चूंकि इसके घर के, इसके फार्म हाउस के कुएं के अंदर से जो है वो उसकी, हमारे शहीद नाजिम जोखियों की जो है वो लाश बरामद हुई थी, जिसके ऊपर टॉर्चर मार्क्स थे। और आपको मैं तो, इतनी क्रूड बात है, मैं टीवी पे बता भी नहीं सकता क्या क्या टॉर्चर हुआ, लेकिन उसकी आंखों में मिर्चें डाली गई, उसको करंट के झटके लगाए गए और इसको जो है फिर छूटने के लिए चालान से नाम नहीं निकाला जा सकता था। तो उन्होंने तरीका फिर ये निकाला जी कि इसको बदले सुलह कर लेते हैं। तो बदले फैमिली पे प्रेशर डाला गया, आपने देखा फिर उसकी वाइफ का बयान आया कि मैं नहीं मानती, लेकिन जाहिर है ताकतवर लोग थे, वो गरीब लोग थे, प्रेशर डाल के बदले सुलह कर ली गई। लेकिन जाहिर है जो माइनर्स थे वो ये कैपेसिटी नहीं रखते थे कि वो बदले सुलह करते, तो उन माइनर्स को इसको दियत देनी पड़ी और दियत चूंकि इसने दे दी तो जैसे मैंने कहा ये सजा याफ्ता हो गया। तो लिहाजा ये वजह है कि पहले हम इसके छोटे भाई के पीछे गए हैं और पहले हम इसको असेंबली की रुकनीयत से, क्योंकि इसका केस बड़ा क्लियर कट है, पहले हम इसको असेंबली की रुकनीयत से इंशाअल्लाह ताला हम इसको जो है वो नाअहल कराएंगे जिंदगी भर के लिए। और उसके बाद ये जो बड़ा भाई है, क्योंकि कत्ल में तो ये दोनों भाई मुलविस थे, ये जो बड़ा भाई है उसके ऊपर भी हम लीगल एक्शन लेंगे और फिर वो स्टेज आएगी कि हम नेशनल असेंबली के स्पीकर को, या फिर अदरवाइज जो है अगर तब तक असेंबली टूट जाती है, टेन्योर पूरा हो जाता है, तो फिर हम इसकी रुकनीयत जो है, जब ये जाएगा नॉमिनेशन पेपर जमा कराने, तो उस वक्त हम इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने चैलेंज करेंगे। अच्छा बैरिस्टर अली साहब, जरा ये भी बता दीजिए कि इसमें क्या फर्क है कि डायरेक्टली कोर्ट की तरफ से कन्विक्शन हो या ये दियत दे दी जाए, इसमें क्या फर्क है? क्या सेम कैपेसिटी में वो मुल्जिम ही कहलाएंगे, कातिल ही कहलाएंगे? एब्सोल्युटली दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ इज। क्योंकि देखिए दियत जो है वो सिर्फ उसका सिर्फ एक इफेक्ट ऑफ एक्विटल है, इट इज नॉट एन एक्विटल, इट इज नॉट एन ऑनरेबल एक्विटल, इट ओनली हैज द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल as per section 354 of the CRPC। और उसके साथ जो है आपके जो दियत प्रोविजंस है, when you read that along with, तो मैं समझता हूँ this is only the effect of an acquittal and nothing more। तो दैट मीन्स कि आप जो बात बता रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी वाकयात हुए हैं जिसमें दियत अदा की गई है, तो उसमें इस तरह का जो है वो प्ली ली जा सकती है। जी, मैं तो आपके सामने लेके बैठा हूं और बड़ा मैंने एक एक्सप्लिसिट नोटिस स्पीकर को भेजा है और मेरी तो जहां तक मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ, बट जहां तक मेरी आइन और कानून की समझ है उसके मुताबिक तो बिल्कुल ऐसे ही है। और बैरिस्टर साहब, आपने थोड़ा स्टडी भी किया होगा, इस तरह का केस कोई पहले, इससे पहले कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? देखिए, एक फॉर्चुनेट बात है कि अभी तक जो है लोग नाअहल हुए 62(1)(f) में करप्शन की वजह से, डुअल नेशनलिटी की वजह से, लेकिन अभी तक हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इतनी ज्यादा गंदी नहीं हो चुकी थी कि एक कातिल को बचाएं और एक कातिल को जो है उसको सहारा दें और उस कातिल को मेंबर बना के रखें। क्योंकि शायद मैं और आप जैसा आदमी भी, और कोई भी आदमी हो, वो बेशक करप्ट हो, वो बेशक उसका मॉरल कैरेक्टर जैसा भी हो, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि किसी कातिल के साथ बैठे। तो ये जो कातिल है, ये पहली दफा हुआ है ये तारीख में पाकिस्तान की कि एक जो यानी इस टाइप का कातिल जिसने टॉर्चर करके एक लड़के को 3rd डिग्री मर्डर किया हो और वो जो है असेंबली का मेंबर हो, तो दिस इज अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन और दैट इज व्हाई वी विल गेट हिम डिस्क्वालिफाइड इंशाल्लाह। राइट। और वैसे अली साहब, ये बताइए कि इस बात का कितना इम्कान है आपको कि स्पीकर सिंध असेंबली की तरफ से इस पर कोई तवज्जो दी जाएगी आपके इस नोटिस पर, और कोई जवाब आप एक्सपेक्ट करते हैं? कितने दिन का आपने नोटिस दिया है और कितने दिन में जवाब मांगा आपने? देखिए, 14 दिन का टाइम हमने स्पीकर को दिया है, जिसके बाद हम रेलिवेंट कोर्ट को मूव करेंगे। और बात बड़ी सिंपल है जी, बहुत सिंपल बात है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ये डिक्लेरेशन दे सकती है। जहां तक आपने पूछा कि कितने चांसेस हैं स्पीकर सिंध असेंबली के, तो मैं समझता हूं कि स्पीकर सिंध असेंबली के इतने ही चांसेस हैं कि जितने मुर्जा बहाब के होते हैं। अगर वो कहता कि मैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में सिर्फ अपनी नौकरी रखने के लिए कातिल को एयरपोर्ट बचाने उसका ड्राइवर बन के नहीं जाऊंगा, अगर उसमें इतनी मॉरल करेज होती तो शायद मैं समझता कि स्पीकर साहब भी ये मॉरल करेज दिखाएंगे।
लेकिन चूंकि कानूनी ज़ाब्ते पूरे करने होते हैं, उस हिसाब से हमने ये नोटिस भेजा है और स्पीकर की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। और वैसे मैं आगा सिराज दुरानी के बारे में एक बात करता चलूं कि वो एक बहादुर आदमी है। मैंने देखा है कि उसने नैब को कैसे फेस किया, उसकी काफी टाइम तक बेल नहीं हुई। वो एक बहादुर आदमी है, उसने नैब को बड़ी बहादुरी से फेस किया है। मैं इस चीज पे उसका बर्फ हमेशा उसकी तारीफ करूंगा। लेकिन अब देखते हैं कि क्या उनके अंदर इतनी मॉरल जुर्रत है कि वो भी आंखों में आंखें डाल के ये कहे कि भाई मैं ठीक है स्पीकरशिप छोड़ दूंगा लेकिन एक कातिल का साथ नहीं दूंगा। लेकिन पहले तो हमें पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग नजर नहीं आए, शायद ये एक एक्सेप्शन हो। मैं भी आप ही की तरह शायद एक फॉल्स होप में रहना चाहता हूं, तो मुझे फिर अपने क्लाउड में रहने दीजिए। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो ये फैसला नहीं करते तो फिर हम कोर्ट में जाके इनकी विकेट को उड़ाएंगे इंशाल्लाह। तो आप 14 दिन वेट करेंगे और उसके बाद फिर आप डायरेक्टली कोर्ट की तरफ ही मूव करेंगे, या इलेक्शन कमीशन से मुतालिक भी आप कोई प्लान रखते हैं डायरेक्टली उनको कांटेक्ट? जी, मेरा इरादा ये है, जहां तक मैं कानून और आइन को समझता हूँ, जाहिर है प्री मैच्योर है इस वक्त ये कहना कि मैं 14 दिन बाद क्या करूंगा। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है और एक अच्छा प्लेयर और अच्छा वकील कभी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताता, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछ लिया है और मैं आपकी ओपिनियन को बड़ी डेफरेंस देता हूँ, आपके सवाल को भी बड़ी डेफरेंस देता हूँ, तो हमारा इरादा तो इस वक्त ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू करेंगे। अच्छा, राइट। और बैरिस्टर अली साहब, इस केस से मुतालिक थोड़ा पब्लिक को आगाही भी दे दीजिए कि इस तरह का आइन में प्रोविजन, अब जाहिर है आइन की तशरीह तो लॉयर्स ही कर सकते हैं या जजेस ही उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ये आइन का इतना पता नहीं होता और वो अपनी होप जो है वो लूज कर बैठते हैं। जैसे उनकी बेवा का हमने भी यहाँ पे इंटरव्यू किया था, इसी जगह पे इसी प्रोग्राम में हमने अपने स्टूडियो में उन्हें बुलाया था और उनसे जब बात की थी तो वो बड़ी डिसअपॉइंटेड भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खौफजदा भी थी और उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ था, इवन कि हमारे ऑफिस में आने तक भी वो खौफ का शिकार थी। तो अब ये जो आपने किया, थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए भी बता दें कि आपके इस मूव से क्या उसकी फैमिली पर भी कोई असर पड़ सकता है, या उनकी फैमिली से आपने कांटेक्ट किया है या वो आपके राब्ते में हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल फैमिली के साथ राब्ते में नहीं हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि उनको दोबारा से किसी किस्म के प्रेडिकामेंट में डालूं। मैं इस चीज को समझता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि वो पहले ही जाहिर है एक तो बेशक वो उनकी बीवी हो या माँ हो या बच्चे हो, उन्होंने अपना खावंद, अपना बेटा और अपना बाप जो है वो पहले ही लूज किया है इन जालिमों के हाथों। और मैं तो इमेजिन भी हम लोग नहीं कर सकते कि व्हाट देव गॉन थ्रू, और उसके बाद जिस तरह उनको प्रेशर डालकर और उनसे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, तो मैं समझता हूं कि नाउ दिस इज अ फाइट जो कि शायद एज अ सिविल सोसाइटी और एज अ सोसाइटी इन होल, जिसको आप कहते हैं नेशनल कॉम, उस तरह हमें लड़नी है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में आप कत्ल करके और पैसे देके छूट सकते हैं। अमीर जो है वो कत्ल करे, जैसे बलूचिस्तान के एक एमपीए ने किया और एक ट्रैफिक कांस्टेबल मार दिया, या आप बाहर से अमेरिका से आए रेमंड डेविस बन के या पाकिस्तान के नौजवानों को मारें और उसके बाद दियत देके बाहर चले जाएं। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप पाकिस्तानी, मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ी क्रूड बात करने लगा हूँ, पहले माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नाजिम शोखियों ने जिस अरब की वीडियो बनाई थी, जिस तरह आप उसके सामने चीजें और लवाजमात पेश करते हैं इंक्लूडिंग विमेन, उसी तरह अब आप अपने गरीबों का खून भी बेचने को तैयार है। तो एज अ पाकिस्तानी हमें शर्म भी आनी चाहिए और अब हमें ये फैसला भी करना चाहिए कि पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता नहीं है कि 30-40 लाख रुपए में बेच के खत्म करो। और बड़ी सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है कि चले ये छूट तो गया, लेकिन कम से कम इसको इतनी चोट तो लगे कि ये डिस्क्वालीफाई हो और शहीद नाजिम जोखियों की जो रूह है कम से कम उसको कुछ तस्कीन तो पहुंचे। मैं आपसे बस आखिरी सवाल करना चाहूंगा बैरिस्टर अली साहब, और मैं भी आपसे पहले ही माजरत कर लूं सवाल करने से पहले कि आपको बुरा ना लगे। ये बताइए कि आपका कोई इनसे, जाम अवैध से और इस फैमिली से कोई पर्सनल कोई ग्रज तो नहीं है कि उसके चक्कर में आपने नोटिस भेजा या आप ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, या वाकई में आप एक इंसाफ की सरबुलंदी के लिए काम करना चाह रहे हैं? नहीं जी, आपका बिल्कुल सवाल फेयर है और मैं इसका ऑनेस्ट आंसर दे देता हूं। बिल्कुल मेरा ग्रज है जी, और बेतहाशा मेरा ग्रज है। और वो मेरा ग्रज ये है कि जिस तरह इन्होंने शहीद नाजिम जोखियों को मारा है,
I will not leave them. This is not about justice. This is not about इंसाफ. This is about the pain that I felt in my heart because एक ऐसा सिंध का बच्चा जो इनको तिलौर के शिकार से रोक रहा था, यानी कौन सा मुल्क है जहां पे आप जाते हैं और जाकर वहां का एमपी एमएलए आपसे गैर कानूनी काम करवाता है और उसके बाद आप उसकी वीडियो बनाने के ऊपर वो आपको कत्ल कर देते हैं, और कत्ल करने के बाद एक पूरी हुकूमत जो है उन कातिलों को बचाती है, और उसके बाद उनको जो है वो एमएनए और एमपीए होते हैं और उनको लोग आके सरदार के टाइटल देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको टीवी प्रोग्रामों में बुलाया जाता है। आप ठठा में जाएं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, आप मलीर में जाएं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये कातिल, ये इस तरह के लोगों की तस्वीरें लगानी है। बैरिस्टर अली साहब, माजरत चाहूंगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की। और नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम फॉलो करें और इस केस की जो भी पेशरफ्त हो और स्पीकर की तरफ से जो एक्शन हो वो भी आपको बताएं। इसके साथ ही अपने मेजबान अख्तर शाहीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।